तो हम लोग शुरू करते हैं जब तक। आरंभ, परीक्षा एंड प्रथम। बेटा अपना अपना कैमरा ऑन कर लो प्लीज। हाँ जी। तो गाइस, लास्ट क्लास में हमने बैलेंस शीट डिस्कस की थी। ठीक है, बैलेंस शीट में काफी सारी चीजें डिस्कस करी थी, हेडिंग, सब हेडिंग। सॉरी, लास्ट क्लास मैं ले नहीं पाया था, इनफेक्ट आपकी। बहुत ही गलत हो गया मेरे साथ। फोन बंद हो गया यार। और फोन के बिना तो सब कुछ, जिंदगी रुक जाती है, बड़ी मुश्किल हो जाता है आजकल, इतने डिपेंडेंट हो गया ना फोन के ऊपर। इट वाज सो एम्बैरेसिंग। मैं एकदम उठा, मैंने कहा यार ये क्या हो गया, 8 बज के। बहुत ही गड़बड़ हो गई थी। तो सॉरी गाइस। तो थोड़ा कोशिश करते हैं उसको कवर अप करने की जल्दी जल्दी। ठीक है, तो वैसे तो मैं आपको सोच रहा था वीडियोस भेज देता हूँ थोड़े से, जो P&L वाले थे। बट फिर मुझे लगा कि चलो लेट्स सी, मैं एक बार पहले लाइव क्लास लेता हूँ एंड देन अगर जरूरत पड़ेगी तो विल शेयर द वीडियो। ठीक है। तो बैलेंस शीट में मैंने आपको, आई थिंक, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, लाइबिलिटी साइड तो पूरी डिस्कस कर ली थी डिटेल में। ठीक है। एंड फिर मैंने आपको बोला भी था कि जो हेडिंग, सब हेडिंग वाले क्लॉजेस हैं वो एक बार करने हैं। ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस करने हैं। तो सबसे पहले आप लोगों के कुछ डाउट्स हैं तो वो ले लेते हैं। ठीक है, कोई कॉन्सेप्ट को लेके डाउट है, कोई क्वेश्चन को लेके डाउट है तो प्लीज रेज योर हैंड। चेक करो जल्दी से। आरव, कोई डाउट है भाई? ससलीन। और अगर डाउट नहीं है तो थम्स अप कर दो फिर, सो दैट आई गेट टू नो कि हाँ डाउट नहीं, आई कैन मूव हेड। हाँ समीक्षा। सर क्वेश्चन 6 और 7 कैसे करना है? क्वेश्चन 6 और 7, पेज नंबर बताओ बेटा। सर पेज नंबर 1.58। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए जरा कहाँ है। 6 और 7 मैंने अभी छुड़वाया था ना शायद, कि नहीं करना है। 6 और 7 अच्छा, मैंने मना ओके किया था सर। ना। ओके सर। एक्सेप्ट करके लिखा था, तो ये कॉन्सेप्ट अभी बताया नहीं आपको। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है उसके ऊपर आएंगे, ठीक है, वो बताऊंगा आपको। और बताओ। सर वर्क इन प्रोग्रेस जो था, उसमें जो आंसर गिवन है वो करेंट एसेट है हम्म। सर, लेकिन कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस तो हाँ, दोनों अलग करेंट अलग है। होते हैं। आज करते हैं डिस्कस, ये हमने अभी किया नहीं था। एसेट साइड रह गई थी आपकी, तो ये वाला भी करते हैं। और बताओ। सर शेयर ऑप्शन आउटस्टैंडिंग अकाउंट, ये क्या होता है? ये मैंने बताया था आपको। ये रिजर्व एंड सरप्लस में आता है ना, देखो। आपको स्क्रीन दिख रही है? हाँ बेटा, देखो ये आ गया। तो यस ये सर। एक तरह का रिजर्व होता है, मैंने आप लोगों को बताया था। जैसे हम अपने एम्प्लॉयज को ऑप्शन देते हैं कि भाई आप हमारी कंपनी में शेयर खरीद सकते हो आफ्टर अ गिवन पॉइंट ऑफ टाइम। फॉर एग्जाम्पल आफ्टर 5 years। तो अगर आप 5 साल तक हमारी कंपनी में बने रहोगे तो आपको ये ऑप्शन मिलेगा। अगर आप उससे पहले छोड़ के चले जाओगे तो ये ऑप्शन नहीं मिलेगा। तो हम उनको ये ऑप्शन देते हैं कि हम आपको एक प्री डिटरमाइंड प्राइस पे आपको ऑफर कर रहे हैं शेयर्स। ठीक है, अब उस समय मार्केट प्राइस तो चल रहा होगा ज्यादा। मान लो मैंने 100 रुपए का शेयर ऑफर कर दिया कि 5 साल बाद आप मेरी कंपनी का शेयर 100 रुपए पे खरीद सकते हो। और उस समय प्राइस चल रहा है 180, तो आपको 80 रुपए का फायदा हो गया ना, और कंपनी को 80 रुपए का नुकसान। तो कंपनी इस नुकसान के लिए पहले ही प्रोविजन बना के चलती है। प्रोविजन वर्ड गलत हो गया, रिजर्व बोलना चाहिए, उसके लिए रिजर्व बना के चलती है। ठीक है, तो क्या करती है हर साल, जो भी ईयर एंड पे रेट होता है उसके हिसाब से, जो भी उसको लग रहा होता है कि हाँ मैंने अगर 100 रुपए बोला है, अभी फर्स्ट ईयर के एंड पे मान लो 120 रुपए का रेट चल रहा है, तो उसने 20 रुपए का रिजर्व बना दिया। इसके बाद अगर मान लो 130 हो गया तो उसने 10 रुपए का और रिजर्व बना दिया। तो ऐसे रिजर्व बना के चलती है। 5 साल बाद उसे पता चलेगा कि एग्जैक्टली कितने लोग टिके हुए हैं अभी तक कंपनी में और कितने लोग उसको एक्सरसाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो ये भी एक तरह का रिजर्व है। सर और कुछ? माइनिंग राइट्स क्या होता है? माइनिंग राइट्स, वैसे तो अभी हम एसेट्स वाली साइड करेंगे, हमने करी नहीं है, बट मैं आपको आइडिया देता हूँ।
माइनिंग होता है ना, आप खुदाई करते हो, तो जैसे कोल माइनिंग होती है, तो मिनरल्स की माइनिंग होती है। तो ये क्या होता है कि आप जमीन को खोदते हो और वहां से अलग अलग मिनरल्स, कोल, ये सब चीजें निकलती हैं। ठीक है। तो होता क्या है, जमीन किसके पास है? जमीन सरकार के पास है। ठीक है। तो कोई भी माइनिंग कंपनी होती है, वो सरकार से कुछ पीरियड के लिए जमीन लीज पे ले लेती है, टू एक्सट्रैक्ट दीज मिनरल्स। ठीक है। तो वो जो लीज पे मिलती है या उसके जो राइट्स मिलते हैं एक्सट्रैक्शन के, वो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए मिलते हैं। सो सपोज करो 10 साल के लिए मिले। ठीक है। आपने 10 करोड़ रुपए पे करे 10 साल के लिए, तो माइनिंग राइट्स क्या हो गए कि भाई आपको 10 करोड़ रुपए दे करके 10 साल के लिए आपको माइनिंग राइट्स। दिस इज माइनिंग राइट्स। ठीक है। तो आप इसको धीरे धीरे करके अमोर्टाइज करते हैं। आप जो 10 करोड़ रुपए आपने दिए, ठीक है, तो एक एक करोड़ 10 साल के लिए है, तो एक एक करोड़ हर साल उसको राइट ऑफ करते हैं। और बताओ समीक्षा। सर इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू ऑन डिबेंचर, ये क्या होता है? ये इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग बेटा। सर तो तो ये हाँ, लाइबिलिटी है। हाँ बिल्कुल लाइबिलिटी है। तो आपने भैया आपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, उस डिबेंचर के ऊपर ही कौन से वाला इंटरेस्ट है? जो आपने डिबेंचर इशू कर रखे हैं, कंपनी ने। तो कंपनी ने अगर कोई डिबेंचर इशू करे तो कंपनी को उस पर इंटरेस्ट पे करना है। इंटरेस्ट ड्यू हो गया है लेकिन अभी तक पे नहीं किया है, तो वो आपका इसके अंदर आ जाएगा। ठीक है। ओके सर। इसका भी मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, इसके अंदर दो होते हैं। आई थिंक मैंने डिटेल में डिस्कस नहीं किया था लास्ट क्लास में, मैं एक बार अभी आपको मोटा मोटा बताया था। देखो ये देख रहे हो, अंडरलाइन हो रखा है इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू और इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू। इसमें क्या फर्क होता है, कोई बता सकता है? इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू एंड इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इनमें फर्क क्या है? हाँ परीक्षा। सर जैसे आपने डिबेंचर्स 1 अक्टूबर को इश्यू करे, तो जो उनकी ड्यू डेट है वो 30 सितंबर जाएगी। हाँ बट एक वो जो सेकंड रुकते फर्स्ट हैं, एक सेकंड रुकते हैं। तो सपोज करते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल, क्योंकि सबको समझ में आ जाए मैं इसलिए लिख रहा हूँ यहाँ एग्जाम्पल, ध्यान से देखेंगे। 31 मार्च 2021, तो हमारा फाइनेंशियल ईयर 2021 हो गया। ठीक है, सबको समझ आ रहा है बेटा? हाँ जी। अब बताओ, आपने जो दोबारा बोला, हमने कब इशू करे हैं? 1 अक्टूबर। क्लियर हो गया? ठीक है, हमने 1 अक्टूबर 2020 को इशू करे, तो अगर एक साल बाद इंटरेस्ट पे होना है तो वो इंटरेस्ट कब पे होगा? 30 30 सितंबर सितंबर 21। 21। आर यू विद मी? समझ में आया सब लोगों को? सिचुएशन समझ आ रही है? हाँ जी, अब बताओ। तो वैसे जो इसकी ड्यू डेट आएगी वो 30 सितंबर है कि तभी आपको इसका इंटरेस्ट पे करना होगा। बट राइट। अक्रूवल अजम्पशन की वजह से 31 तक का भी जो इंटरेस्ट ड्यू है वो भी दिखाना पड़ेगा। ये ड्यू है लेकिन राइट। अभी पे नहीं करना है उन्हें डिबेंचर होल्डर्स को, इसलिए ये ड्यू बट नॉट अक्रूड है। ये ड्यू हो गया है? उल्टा बोल दिया तूने। तूने बोला ये ड्यू है बट नॉट अक्रूड है। अच्छा हाँ, नहीं, अक्रूड है उल्टा बट बोला। ड्यू नहीं है। हाँ, तो तेरे को कॉन्सेप्ट तो क्लियर है लेकिन बोल उल्टा दिया। देखो गाइस, मैं समझाता हूँ, ध्यान से देखेंगे। ठीक है, दिस इज योर फाइनेंशियल ईयर। ठीक है। अब हम अक्रूवल कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलते हैं। अक्रूवल कॉन्सेप्ट कहते हैं कि इस साल का खर्चा इसी साल में बुक करो। ठीक है। तो अगर हम ध्यान से देखें, हमने जो ये क्या नाम है, डिवेंचर इशू किया, तो उससे रिलेटेड जो भी इस साल में हमारा इंटरेस्ट फॉल करता है, विच वुड बी दिस पीरियड। इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है 1 अक्टूबर से लेके 31 मार्च तक का, ये तो इसी साल को बिलोंग करता है। क्लियर है? तो ये वाला जो इंटरेस्ट है आपका, वो इसी साल में रिकॉर्ड होना चाहिए अक्रूवल मेथड के हिसाब से, तो हम इसी साल में इसको रिकॉर्ड करते हैं। बट अभी तक ड्यू तो हुआ नहीं है, तो हमने पे तो किया नहीं होगा, तो ये आउटस्टैंडिंग में जाएगा। ये तो समझ में आ गई सबको? क्या आउटस्टैंडिंग है, अभी तक तो भाई पे तो हुआ नहीं है। पे तो कब होना है? ये 30 सितंबर को जाके। लेकिन अब इसको क्या बुलाओगे आप? इसको बुलाओगे कि इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। अक्रू तो हो गया है लेकिन अभी ड्यू नहीं हुआ। ड्यू कब होना है? 30 सितंबर को। समझ आ रही है मेरी बात? क्लियर है? चल सकता हूँ आगे? अब मान लेते हैं इसी तरह से अगले साल भी, मान लेते हैं ये लो अगले साल तक चलते हैं हम। ठीक है। 31 मार्च 2022, मान लेते हैं हमने आगे भी पे नहीं किया, यानी 30 सितंबर को पे होना था, हमने पे नहीं किया।
ठीक है, 30 सितंबर 2021 को पे होना था, हमने पे नहीं किया। तो अब होगा क्या, ऑलरेडी ये जो ग्रीन वाला था, ये हमने यहाँ पे जो मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ पीरियड, ये हमने ऑलरेडी पिछले साल रिकॉर्ड कर दिया था, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। फिर उसके बाद क्या होगा, अब आपका आगे वाला भी जो ये है पोर्शन, उप्स, हाँ जी, ये आगे वाला जो पोर्शन है, ये वाला, ये सारा का सारा भी अब क्या हो गया, आपका आउटस्टैंडिंग हो गया। ठीक है, बट अब इसकी कैटेगरी चेंज हो गई। अगर आप ध्यान से देखो, 30 सितंबर को आते ही अब ये ड्यू हो गया। सो अब ये क्या कहलाएगा, इंटरेस्ट ड्यू बट इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, अक्रू भी हो गया है और ड्यू भी हो गया है। मैं ये अज्यूम करके चल रहा हूँ 30 सितंबर को मैंने पे नहीं किया है। ठीक है, 30 सितंबर को मैंने पे नहीं किया है। तो टोटल मेरा जो अभी अनपेड है, ध्यान से देखेंगे, टोटल मेरा जो अनपेड है वो ये सारा का सारा हो गया। इसमें से जो अभी मैंने ग्रीन में हाईलाइट किया हुआ, ये क्या हो गया, अक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया। लेकिन जो आगे वाला पीरियड है, ये वाला पीरियड का, ये अभी अक्रू तो हो गया लेकिन ड्यू नहीं हुआ है। आर यू विद मी? सो अगर मैं बोलूं 31 मार्च 2022 को मेरा कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग तो 1 अक्टूबर 2020 से लेके 31 मार्च 2022 तक का सारा ही आउटस्टैंडिंग है। समझ में आ रहा है सबको? बट इसमें कुछ पीरियड का इंटरेस्ट ऐसा है जो अक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया, लेकिन कुछ पीरियड का ऐसा है जो अक्रू हुआ है, अभी तक ड्यू नहीं हुआ है। दोनों ही आउटस्टैंडिंग है, तो एक तरह से मैं ये बोल सकता हूँ आउटस्टैंडिंग के दो तरीके के हो सकते हैं, अक्रू भी हो गया और ड्यू भी हो गया, या अक्रू हुआ है लेकिन ड्यू अभी तक नहीं हुआ है। आर यू विद मी? समझ में आया? अगर नहीं आया तो बताओ, दोबारा से बताता हूँ, दोबारा क्लियर करता हूँ। प्लीज रेज योर हैंड बेटा अगर नहीं आया, और अगर आ गया तो प्लीज गिव मी अ थम्स अप जल्दी से। सबको क्लियर है ये वाला पॉइंट? थोड़ा पढ़ने में बड़ा कंफ्यूजिंग सा लगता है, बट इतना मुश्किल नहीं है इजी, टॉपिक इजी है। ठीक है, सो इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, दोनों ही क्या है, आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, चलें आगे, चलो मैं इसको रब कर देता हूँ फिर। हाँ जी, तो ये वाला पार्ट भी हमारा खत्म हो गया। तो अब लाइबिलिटीज हमारी खत्म हो गई है। ससलीन बेटा, आज आपके साथ डिस्कस करते हैं, रेज योर हैंड। तो लाइबिलिटीज मैंने आपको सारी डिस्कस करनी है, सब कुछ बता दिया है, तो अब जल्दी से आते हैं एसेट्स के ऊपर। एसेट्स पे चलने से पहले मैं एक बार आपको यहाँ दिखाना चाहूंगा। लो ये देखो, सो दीज आर योर एसेट्स। ठीक है, अब अगर एसेट्स में आप देखोगे तो ये वाला पोर्शन जो मैंने आपको याद कराया उसके अंदर नहीं था। ध्यान से देखो, मैंने सीधा फिक्स्ड एसेट, उसके बाद नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, डेफर्ड टैक्स एसेट, लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, नॉन करंट, अदर नॉन करंट एसेट, ये सारा लिखा हुआ है कि नहीं है? तो ये फर्दर बाइफर्केशन है फिक्स्ड एसेट के अंदर। क्लियर? ये फर्दर बाइफर्केशन, इसके बाद और बाइफर्केशन है ये, तो ये याद रखना है। अब ये चारों चीजें क्या है इसको समझते हैं। ठीक है, फिक्स्ड एसेट तो सबको पता है। फिक्स्ड एसेट क्या है, ऐसे एसेट जो फिक्स्ड है, कई सालों तक चलने वाले हैं, जैसे कि अपना लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, ये सारी चीजें आपकी क्या होती हैं, फिक्स्ड एसेट। ठीक है, अब फिक्स्ड एसेट में भी दो तरीके के फिक्स्ड एसेट होते हैं प्राइमरीली। वैसे तो चार तरीके के दिख रहे हैं आपको सामने हाईलाइट करे हुए, लेकिन प्राइमरीली दो तरीके के होते हैं। कौन से दो? एक टेंजिबल, दूसरा इंटेंजिबल। 11th में पढ़ा हुआ है हमने। टेंजिबल क्या हो सकता है, जिसको देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो हो गया आपका टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, जैसे लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, कार। ठीक है, ये सारे क्या है, टेंजिबल। क्लियर हो रहा है? समझ में आ रही है बात? जिसको आप देख सकते हो, छू सकते हो। और इंटेंजिबल क्या हो सकता है, जिसको आप देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये सारी चीजें क्या है, इंटेंजिबल फिक्स्ड एसेट। हालांकि 11th में हमने डिस्कस करी हुई थी, मैं फिर भी मोटा मोटा दोबारा बता देता हूँ। गुडविल तो आई थिंक आप लोगों को सबको पता है कि अगर कोई बिजनेस की रेप्यूटेशन की वजह से उसकी कैपेबिलिटी है दैट इट कैन अर्न एक्स्ट्रा मनी ड्यू टू इट्स ब्रांड नेम गुडविल, राइट? सो वो गुडविल कहलाता है। इसी तरीके से पेटेंट क्या होता है कि आपने अगर कोई दवाई या कोई फॉर्मूला इन्वेंट किया है, ठीक है, जिसको आप पेटेंट करा लेते हो कि इतने पीरियड तक ये फॉर्मूला सिर्फ मैं ही यूज कर सकता हूँ और कोई नहीं कर सकता। ठीक है, तो वो पेटेंट कहलाता है। उस वो भी एक एसेट होता है, क्योंकि वो भी आप मार्केट में बेच सकते हो। मैंने कोई फॉर्मूला बनाया, मैं चाहूँ तो परीक्षा को बेच सकता हूँ, परीक्षा मुझे उसकी पेमेंट करेगी। ठीक है, तो इस तरीके से जो पेटेंट होता है वो भी एक एसेट होता है। उसके अलावा क्या होता है, नो हाउ। सो नो हाउ इज मोर इन टर्म्स ऑफ मैन्युफैक्चरिंग।
ठीक है, कि प्रोसेसेस, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस क्या है। तो जैसे अगर मान लो मैं केएफसी की बात करूं, केएफसी का मैं केएफसी ले रहा हूँ भाई, ठीक है, कोई वेजिटेरियन है तो भाई मैकडी ले लो, ठीक है, या कोई भी ऐसी चेन सोच सकते हो, ठीक है। तो आप अगर मैकडी में जाते हो या केएफसी वगैरह में जाते हो, तो आपने अगर देखा हो, सबका टेस्ट, किसी भी केएफसी में चले जाओ, किसी भी मैकडी में चले जाओ, डिट्टो सेम होता है, बिल्कुल फर्क नहीं होता। ऐसे कैसे? क्योंकि वो स्टैंडर्ड प्रोसेसेस फॉलो करते हैं, यानी उनका जो बिल्कुल प्रोसेस सब जगह आइडेंटिकल एग्जैक्टली सेम चलेगा। अगर पैटी को उनको 2 मिनट पकाना है तो वो 2 मिनट ही पकाएंगे, 2 मिनट से कुछ भी 2 सेकंड 10 सेकंड ऊपर नहीं करेंगे। बिल्कुल एग्जैक्ट सेम स्टैंडर्ड प्रोसेस है। जो स्टेप नंबर 1 से लेके स्टेप नंबर 10 एक जगह फॉलो हो रहा है, वही दूसरी जगह फॉलो हो रहा होगा। क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये जो प्रोसेस है, इसको क्या कहते हैं? नो हाउ। कितनी कौन सी चीज कितनी क्वांटिटी में डलेगी, क्या प्रोसेस है, वो सारा का सारा क्या कहलाता है? नो हाउ। ठीक है। तो अगेन दैट इज ऑल्सो एन एसेट, क्योंकि हर किसी का नो हाउ अलग अलग होता है, एंड देन अगेन इट इज ऑल्सो ट्रेडेबल। तो वो भी एक क्या कहलाता है? इंटेंजिबल एसेट। तो इस तरह से ये इंटेंजिबल एसेट्स में आ जाते हैं। तो एसेट्स प्राइमरीली, फिक्स्ड एसेट प्राइमरीली दो तरह के हैं, टेंजिबल एंड इंटेंजिबल। तो ये तो आई थिंक क्लियर होने चाहिए। अब अगर यही एसेट मैं खुद क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, एक तो हो सकता है मैंने परचेज कर लिया, फॉर एग्जांपल टेंजिबल की बात करते हैं। मान लो बिल्डिंग है, एक तो हो गया मैंने बनी बनाई बिल्डिंग खरीद ली, तो वो आई गया टेंजिबल एसेट के अंदर। लेकिन अगर बिल्डिंग मैं खुद बना रहा हूं और अभी वो पूरी नहीं बनी है, यानी अभी काम बाकी है, इसको अंग्रेजी में बोलेंगे तो क्या है? वर्क इज इन प्रोग्रेस। समझ आ रहा है? वर्क इज इन प्रोग्रेस, या बोल सकते हैं वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। तो अगर वर्क प्रोग्रेस में है, पूरा नहीं हुआ है, तो मैं फिर टेंजिबल एसेट में दिखा नहीं सकता, वहां तभी दिखाऊंगा जब कंप्लीट हो गया हो। तो फिर इसके लिए हम एक और कैटेगरी बना देते हैं, जिसका नाम दे दिया है कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। ठीक है। तो मैं इसको दोबारा हाईलाइट करके दिखा रहा हूं आपको। हाँ जी, देखो, ये दो तो हम कर चुके, टेंजिबल और इंटेंजिबल मैंने आपको बता दिया। ठीक है। ये जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है, ये किससे रिलेटेड है? टेंजिबल एसेट से रिलेटेड। तो अगर मैं खुद इन हाउस अपने कंपनी, कोई भी कंपनी खुद अगर कोई टेंजिबल एसेट क्रिएट कर रही है और अभी तक पूरी 31 मार्च आ गया लेकिन टेंजिबल एसेट पूरी तरीके से नहीं बना है, तो ऐसे केस में वो कहाँ का आएगा? कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में। अभी वो टेंजिबल एसेट में नहीं आएगा। और मान लेते हैं अगले साल बैलेंस शीट डेट आने से पहले अगर वो बन जाता है, तो वो फिर रिक्लासीफाई हो जाएगा। मैं उसको कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस से हटा करके कहाँ ले जाऊंगा? टेंजिबल एसेट में ले जाऊंगा। आगे बात समझ में क्लियर हो गया? इसी तरीके से अगर कोई इनटेंजिबल एसेट है जो मैं इन हाउस क्रिएट कर रहा हूं, ठीक है, तो वो क्या, वो किस में आएगा? इनटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट में। तो ये किससे रिलेटेड है? इनटेंजिबल एसेट्स। फॉर एग्जांपल, मान लो मैं अगर मेरा एक आर&डी सेंटर है, ठीक है, मैं फार्मास्यूटिकल कंपनी में वो दवाइयां बनाता हूँ, और मेरा आर&डी सेंटर है जो दवाई बना रहा है सिर दर्द की, ठीक है, फॉर एग्जांपल। तो अभी वो डेवलप कर रहे हैं, डेवलपिंग स्टेज पे, अभी पूरी तरीके से फॉर्मूला क्रिएट नहीं हुआ है, तो वो कहाँ आएगा? इंटेंजिबल अंडर डेवलपमेंट। समझ आई सबको? क्लियर हो गया? वंस द फॉर्मूला इज क्रिएटेड, वो सक्सेसफुल हो गया है, तो फिर वो इंटेंजिबल एसेट में ट्रांसफर हो जाए। तो सबको समझ में आया कि जो फिक्स्ड एसेट है वो फर्दर इन 4 कैटेगरीज में डिवाइड हो सकता है। अरुणिमा, बेटा अगर मैं आपसे पूछूंगा बिल्डिंग, बताओ इसकी हेडिंग और सब हेडिंग क्या है? सर हेडिंग होगी नॉन करंट एसेट और हेडिंग सब हेडिंग होगी टैंजिबल फिक्स्ड एसेट अंडर टैंजिबल एसेट। हाँ, तो अब ये चीज तो समझ आ रही है। हेडिंग तो आई थिंक सबको समझ आ गई। हेडिंग क्या होगी? हेडिंग होगी नॉन करंट एसेट। मैं ऐसे लिख यहाँ लिख के दिखा रहा हूँ, हेडिंग सब हेडिंग। ठीक है। तो बिल्डिंग मैंने अगर बोला, तो बिल्डिंग की हेडिंग क्या है? नॉन करंट एसेट। आई थिंक ये सबको क्लियर है। ठीक है। अब सब हेडिंग में आप अगर सिर्फ फिक्स्ड एसेट लिख के आओगे तो वो इनकम्प्लीट होगा। गलत नहीं है, लेकिन इनकम्प्लीट है तो मार्क्स कट जाएंगे। ठीक है। तो इसलिए आपको सब आगे फर्दर बाइफरकेट करके बताना पड़ेगा फिक्स्ड एसेट में कौन से वाला। तो अगर टेंजिबल एसेट है तो आपको ब्रैकेट में लिखना पड़ेगा टेंजिबल एसेट। प्लीज पूरा लिखेंगे, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, आप तो पूरा लिखोगे। ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, टेंजिबल फिक्स्ड एसेट, वो भी ठीक है। क्लियर है? पॉइंट इज कि एट द एंड ऑफ द डे आपको वो जो सब हेडिंग है उसका फर्दर कैटेगरी कौन सा है वो भी बता दें।
क्लियर हो गया गाइस? एंड प्लीज कभी भी हेडिंग सब हेडिंग पूछा जाएगा तो ऐसे टेबुलर फॉर्म में बताना है। बच्चे ये भी बहुत गड़बड़ करके आते हैं, क्वेश्चन में लिखा होता है बताओ हेडिंग सब हेडिंग, बच्चे क्या लिख के आ जाते हैं, नॉन करंट एसेट कॉमा फिक्स्ड एसेट टेंजिबल एसेट। अबे यार ये तो बताओ क्वेश्चन में एग्जामिनर को बताया कहाँ आपने कि हेडिंग कौन सी है और सब हेडिंग कौन सी है? तो प्लीज एक टेबुलर फॉर्म में प्रॉपर तरीके से लिख के आना ताकि समझ में आए। हाँ समीक्षा। सर जो बुक है उसमें तो जैसे नॉन करंट एसेट के नीचे ए में प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड हाँ ये चेंज इंटेंजिबल हो गया एसेट है, गिवन है। मैं इसको इनफैक्ट चेंज कर देता हूँ, ये इस साल चेंज हो गया इसका नाम। अच्छा वो आपने मेरे को ये यहाँ पे याद दिला दिया, ये टेंजिबल एसेट की जगह ना इसका नाम चेंज हो गया है, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, राइट? एंड इंटेंजिबल एसेट इंटेंजिबल एसेट तो नीचे आ गया ना, सेकंड कैटेगरी। नहीं, हेडिंग में भी है, मतलब सब हेडिंग में भी है, कहाँ पे कह रहे हो, एक फिक्स्ड सेकंड रुको। एसेट की जगह। मतलब फिक्स्ड एसेट जो लिखा है ए पार्ट अच्छा में। इसकी जगह कह रहे हो ना, हाँ इसकी जगह हाँ, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट होगा एंड इंटेंजिबल एसेट। एंड इंटेंजिबल एसेट, ऐसे हो गया है, ठीक है। मेरे को ये चेंज करना पड़ेगा इस बार, सॉरी मैं चेंज करना भूल गया ये। जो आपका श्याम सुंदर वाली स्टोरी है यार, मेरी स्टोरी खराब कर दी इन्होंने, अब मुझे कुछ और सोचना पड़ेगा है ना। मॉरल ऑफ द स्टोरी में फंड की जगह कुछ और डालना पड़ेगा, पैसा लो। तो ये अच्छा हो गया यार, ये देखो इमीडिएटली हो गया। हाँ, मॉरल ऑफ द स्टोरी इज पैसा लो सीट कसो। फंड लो की जगह पी कर दिया ना यार, क्या करूं मैं, एफ की जगह पी लेके आना है। ड्रॉ क्यों भाई, ठीक है, समझ में आया? देखो रुको, कहाँ पर है पेज नंबर बताओ जरा बेटा, कहाँ पर है ये आपका? एक बार सब लोग को दिखा देते हैं बुक में, कहाँ किस पेज पे है? 1.5। 1.5। सब लोग निकालो जरा जल्दी से एक बार। हाँ ये अच्छा याद दिला दिया तुमने यार, ये इस साल ना चेंज आया ये वाला, कहाँ गया? हाँ जी 1.5 पेज पे निकालो देखो। तो वहां पे आपका नॉन करंट एसेट में फिक्स्ड एसेट की जगह जो वर्ड यूज्ड है वो है प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, और फिक्स्ड एसेट जो टेंजिबल एसेट था उसकी जगह लिख दिया प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। सबको समझ आ रहा है? मिल गया? ठीक है, ये इसी साल से चेंज है, आपके करंट ईयर से ही चेंज है। तो अगली बार से मुझे पैसा करना पड़ेगा, ठीक है, अगली बार से मुझे करना पड़ेगा पैसा लो सीट कसो। फंड नहीं कर सकता, फंड की जगह कुछ और करना पड़ेगा, एफ एंड डी होता था यार, एन और डी भी हट गया। चलो लेट मी सी क्या करना है, इसको सोचना पड़ेगा मुझे, थोड़ा सा रिफ्रेश करना पड़ेगा। हाँ जी, क्लियर हो गया सबको? तो प्लीज ये थोड़ा सा चेंज कर लेना, आई एम सॉरी एक ही वाला चेंज रह गया था, तो ये चेंज कर लेना जरूर ध्यान से। चल सकते हैं आगे? और कोई डाउट बेटा? चलो भाई तो आगे चलते हैं। अब मैं वापस आ जाता हूँ नीचे जहाँ पे मैंने पूरा डिटेल में डिस्कस किया है किस हेडिंग सब हेडिंग में क्या क्या आता है। तो ये लो जी, एक चीज और आपको दिखा देते हैं, पहले ऊपर वापस चलते हैं। हाँ जी, तो आई थिंक नॉन करंट एसेट तो क्लियर है सबको, ये वाला पोर्शन तो क्लियर हो गया कि इसके अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। सॉरी, नॉन करंट एसेट का जो पहला है प्लांट प्रॉपर्टी एंड इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट, ये वाला तो क्लियर हो गया। इसमें जो फर्दर ये मैंने चार जो और पार्ट्स बाइफर्केशन बताए थे ये भी आई थिंक क्लियर हो गया सबको। आगे चलते हैं। अब अगर आप आगे देखोगे तो क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अगला क्या है, नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। यहाँ नॉन करंट है नीचे करंट है, ठीक है, नॉन करंट है नीचे करंट है, एक ही फर्क होता है दोनों में। दोनों में चीजें वही है, इन्वेस्टमेंट ही है, यानी आपने पैसा बाहर कहीं इन्वेस्ट किया है, ठीक है। बाहर कहीं बोल रहा हूँ तो इसका मतलब क्या इफेक्टिवली, कि अपनी कंपनी में ना करके पैसा कहीं और लगाया है। तो जैसे सपोज करो मेरी कंपनी किस चीज की है, फर्नीचर की, ठीक है। अब मैं फर्नीचर जो मेरा काम तो क्या है, फर्नीचर की फैक्ट्री लगा रखी है मैंने, मैं फर्नीचर बनाता हूँ। लेकिन अगर मेरे पास सरप्लस पैसा पड़ा था तो मैंने सोचा यार इस पैसे को एफडी में लगा देते हैं जब तक पैसे की जरूरत नहीं है, या इस पैसे से मैं कोई इसको स्टॉक मार्केट में लगा देता हूँ, शेयर्स खरीद लेता हूँ, डिबेंचर्स खरीद लेता हूँ किसी और कंपनी की, ऑब्वियसली, ठीक है। समझ आ रही है मेरी बात? तो ये क्या कहलाएगा, इन्वेस्टमेंट। क्लियर हो गया? तो एक तरह से पैसा आप बाहर कहीं इन्वेस्ट कर रहे हो, नॉट इन योर ओन कंपनी, तो वो क्या कहलाता है, इन्वेस्टमेंट। समझ आ गई बात?
क्लियर है? अब इन्वेस्टमेंट में 2 तरीके के इन्वेस्टमेंट है, आप देख रहे हो, नॉन करंट और करंट। ये डिपेंड करेगा कि आपकी इंटेंशन क्या है। सेम चीज नॉन करंट भी हो सकती है और वही चीज करंट भी हो सकती है। तो ये इंटेंशन पे डिपेंड करता है कि मैनेजमेंट जो ये पैसा इन्वेस्ट कर रहा है, उसकी क्या इंटेंशन है, ये कितने टाइम पीरियड के लिए वो ये इन्वेस्टमेंट कर रहा है। अगर हमारी इंटेंशन है कि 1 साल से ज्यादा हम इसको चलाने वाले हैं, तो वो नॉन करंट होगा। अगर हमारी इंटेंशन है कि नहीं, ये तो हम कुछ ही महीनों के लिए इन्वेस्ट करते हैं, फिर बेच देंगे वापस, यानी कन्वर्ट हो जाएगा कैश में, तो वो क्या हो जाएगा, करंट इन्वेस्टमेंट। आर यू विद मी? क्लियर हो गया? तो मैं जरा नीचे चलता हूँ, आपको दिखाता हूँ नॉन करंट और करंट में क्या फर्क है। अगर आप देखोगे तो डिट्टो सेम दिखेगा आपको। ये सारे नोट्स मैंने जो आपको दे रखे हैं, भाई इसका प्रिंट आउट निकाल लेना प्लीज। एक सेकेंड। हाँ जी, अब जरा ध्यान से देखो। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है? पहला छोड़ देते हैं, ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ठीक है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट पे मैं बाद में आता हूँ, उसको छोड़ते हैं फिलहाल, उसके बाद आगे चलते हैं। क्या लिखा है? प्रॉपर्टी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप फॉर्म। ठीक है, नीचे चले। प्रॉपर्टी, इक्विटी शेयर, प्रेफरेंस शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, म्यूचुअल फंड, पार्टनरशिप फॉर्म, सेम है सारा कुछ, डिट्टो सेम लिखा हुआ है। स्टार लगा रखा है मैंने, वो स्टार अगर पढ़ोगे तो यही लिखा हुआ है कि अगर 1 साल से ज्यादा की इंटेंशन है तो यही चीज नॉन करंट है, अदरवाइज ये करंट इन्वेस्टमेंट में आ जाती है। क्या क्या चीजें हैं जरा एक बार समझते हैं दोबारा से। प्रॉपर्टी यानी एक तरह से क्या हो गया, बिल्डिंग। मैंने एक तो होता है, मैंने अपने बिजनेस के लिए मैंने कोई फैक्ट्री की बिल्डिंग खरीदी या मैंने कोई ऑफिस बिल्डिंग खरीदी, तो वो कहाँ आ जाएगा, हमारा फिक्स्ड एसेट में। तो फिर वो फिक्स्ड एसेट में आएगा, इन्वेस्टमेंट में नहीं आएगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? ठीक है, फिर तो फिक्स्ड एसेट का पार्ट है, जो अभी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने बोला उसका पार्ट है। क्लियर हो गया गाइस? लेकिन अगर मैं कोई बिल्डिंग, मेरे पास पैसा खाली पड़ा था, मैंने कहा चल यार एक बिल्डिंग खरीद लेता हूँ, तो फिर वो कहाँ जाएगा, इन्वेस्टमेंट। फिर वो आपका फिक्स्ड एसेट का पार्ट नहीं हुआ, क्योंकि वो बिल्डिंग आपके बिजनेस में यूज नहीं हो रही है। आर यू विद मी? तो उसे क्या बोलेंगे, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। ठीक है। अगर आपने किसी और के इक्विटी शेयर खरीद लिए, किसी और कंपनी के, आपने किसी और कंपनी के प्रेफरेंस शेयर्स खरीद लिए, उसके डिवेंचर्स खरीद लिए, बॉन्ड्स खरीद लिए, तो ये सारी चीजें क्या है, आप किसी और कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये सारी चीजें आपकी इन्वेस्टमेंट कहलाती है। इसी तरह गवर्नमेंट सिक्योरिटीज क्या होती है, सरकार अपनी तरफ से कुछ सिक्योरिटीज निकालती है, आप उसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकते हो, कुछ बॉन्ड्स निकालती है। तो आप अगर उन सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करते हो, तो ऐसे केस में वो कहलाता है इन्वेस्टमेंट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। म्यूचुअल फंड आपने सुना होगा। म्यूचुअल फंड पता है किसी को क्या होता है? पता है भाई? एनीवन? सचलीन पता है म्यूचुअल फंड क्या होता है? तो जैसे शेयर्स खरीद, मतलब जैसे हम शेयर मार्केट में खुद इन्वेस्ट कर रहे हैं, ऐसे ही अगर हम म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो वो लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं। वो कौन होते हैं? सब बीच के एजेंट। ओके, सो एजेंट वर्ड नहीं है, ठीक। ठीक है, तो मैं समझाता हूँ आपके माइंड में प्रोसेस तो ठीक है। देखो होता है क्या, आपने सुना होगा ऐड आता है, म्यूचुअल फंड सही है सुना है ना, ये चीजें याद रहती है, इसीलिए तो ऐसे ऐड बनाए जाते हैं, है ना। म्यूचुअल फंड सही है, और बड़ा ऐसे अच्छे अच्छे ऐड बनाया है कि अरे तेरे को म्यूचुअल फंड नहीं पता, अरे तूने पैसा नहीं लगाया हुआ स्टॉक मार्केट में, म्यूचुअल फंड के थ्रू लगा। हाँ, इस तरह के ऐड सुने होंगे। तो होता क्या है ये? देखो भाई, जिसको जब तक स्टॉक मार्केट के बारे में नहीं पता, शेयर्स के बारे में नहीं पता, डिवेंचर्स के बारे में नहीं पता, चलो आप थोड़ा बहुत जान पहचान हो रही है आपकी, तो यहाँ पे अभी थोड़ा बहुत समझ में आना शुरू हो रहा है, शेयर्स क्या होते हैं, डिवेंचर क्या होते हैं। लेकिन जब प्रैक्टिकल लाइफ में जब इन्वेस्ट करना होगा, तो और बहुत सारी चीज देखनी पड़ती है, और स्टॉक मार्केट को भी समझना पड़ता है कि हाँ क्या है, कैसी है, कब प्राइस ऊपर जाता है, कब किन चीजों से प्राइस नीचे जाता है। ठीक है। तो ये सारी चीजें समझनी पड़ती है, तभी आप इन्वेस्ट कर पाओगे पैसा, नहीं तो भाई कैसे करोगे, कल को पैसा लगाया और डूब गया तो इसीलिए बहुत सारे लोग शेयर्स में, डिवेंचर्स में, बॉन्ड्स में पैसा नहीं लगाते हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं होती है। अगर मैं बहुत सारे बोल रहा हूँ, तो मैक्सिमम पीपल इन इंडिया, मेजोरिटी पीपल इन इंडिया आर नॉट इन्वेस्टिंग इन शेयर मार्केट। बहुत कम परसेंटेज है जो शेयर मार्केट में पैसा लगाती है।
क्लियर है? समझ आ रहा है क्यों? बिकॉज ऑफ लैक ऑफ नॉलेज। और इसी वजह से कॉन्सेप्ट आया म्यूचुअल फंड का। क्या कॉन्सेप्ट आया म्यूचुअल फंड का? भाई हम मान लो फॉर एग्जांपल, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। कुछ टाइम पहले तक मैं भी शेयर मार्केट में पैसा नहीं लगाता था, क्योंकि मुझे भी नहीं आता था। मुझे भी समझ में नहीं आता था भाई कैसे इवेल्युएट करते हैं, कौन सा शेयर ऊपर जाएगा, कौन सा नीचे जाएगा। ठीक है भाई, शेयर डिबेंचर ये सब तो पता है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट अपने आप में एक अलग चीज है कि कैसे आप शेयर मार्केट को रीड करते हो। ठीक है, क्लियर हो रहा है? तो उसके लिए कंपनी को रीड करना, समझना कौन सा सेक्टर अच्छा चल रहा है, कौन सा सेक्टर नहीं चल रहा है, किस सेक्टर में किस कंपनी के ऊपर जाने के चांसेस ज्यादा है, कम है, वो सारी चीजें रीड करना, क्या क्या चीजें आपको देखनी होती हैं, वो सब जब तक आपको नहीं आएगा तब तक आप अपने आप डायरेक्टली इन्वेस्ट नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो इसलिए तब तक क्या होता है, दूसरा ऑल्टरनेटिव क्या है, भाई मुझे तो नहीं आता शेयर मार्केट में कैसे पैसे लगाऊं, तो उसकी जगह क्या करूंगा, मैं म्यूचुअल फंड में पैसे लगाऊंगा। म्यूचुअल फंड क्या करता है, म्यूचुअल फंड आपके बिहाफ पे पैसे शेयर मार्केट में लगाता है। और म्यूचुअल फंड भी अलग अलग तरह के होते हैं। एक होता है 100% इक्विटी वाला, जिसमें जो पैसे आप लगाओगे म्यूचुअल फंड में वो सारे के सारे पैसे इक्विटी शेयर में जाएंगे। कुछ होता है हाइब्रिड, जिसके अंदर थोड़ा इक्विटी में जाएगा, थोड़ा डेट में जाएगा, यानी थोड़ा डिबेंचर्स वगैरह में जाएगा। कुछ होता है सिर्फ डेट वाला, यानी वो सारा का सारा पैसा डिबेंचर्स में जाएगा। ठीक है, तो ये आपका म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट हो गया। वहां आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। दिमाग कौन लगाएगा, जो उस म्यूचुअल फंड का मैनेजर है, जो उसको मैनेज कर रहा है। ऑब्वियसली अगर कोई आपके यहाँ पे सारा काम कर रहा है तो थोड़े पैसे काटेगा भी। तो आपको सारे जो भी डिविडेंड सपोज शेयर्स में मिलता है या जो इंटरेस्ट मिलता है डिवेंचर्स पे, वो सारा फिर आपको ट्रांसफर नहीं होगा। जो बीच में म्यूचुअल फंड वाली कंपनी है वो थोड़ा सा पैसा अपना बीच में काटेगी। क्लियर हो गया? आगे चलते हैं। इन्वेस्टमेंट इन पार्टनरशिप फर्म, यानी कि आप अगर एज अ पार्टनर हो किसी फर्म के अंदर, ठीक है, तो कंपनी भी एज अ पार्टनर हो सकती है। ठीक है, आपने अगर देखा हो पार्टनरशिप फर्म के अंदर दो या दो से ज्यादा लोग होने चाहिए, और कंपनी भी एक लीगल एंटिटी है, सो इट कैन ऑल्सो बी अ पार्टनर इन दी पार्टनरशिप। क्लियर हो गया सबको? ठीक है, तो अब ये सारी चीजें, पैसा इन्हीं जगहों पे इन्वेस्ट हो सकता है टेक्निकली अगर देखा जाए तो। अब अगर हम इन सब जगहों पे पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो डिपेंडिंग अपॉन आप कितने पीरियड ऑफ टाइम के लिए कर रहे हो, लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म, उस पर डिपेंड करेगा कि ये नॉन करंट में आएगा या करंट में आएगा। एक चीज अलग है, इसको मैं अलग कलर से हाईलाइट कर देता हूँ, विच इज दिस ट्रेड इन्वेस्टमेंट। ये कहाँ लिखा है, सिर्फ नॉन करंट में। ये कहाँ लिखा है, सिर्फ नॉन करंट में, ये करंट में नहीं लिखा है। तो ऐसा ऐसा क्यों है, इसका लॉजिक क्या है, ट्रेड इन्वेस्टमेंट होती क्या है, इसको समझते हैं। उससे पहले मैं डाउट लेता हूँ। हाँ समीक्षा बताओ। सर डिबेंचर्स तो आ ही नहीं सकते करंट एसेट में, वो तो वन ईयर से ज्यादा के लिए ही होते हैं। बेटा डिबेंचर होते तो 1 ईयर से ज्यादा के नहीं है, लेकिन अगर मान ले मैंने शेयर मार्केट से खरीदे, जो ऑलरेडी 10 साल के लिए इशू रखे थे और अभी उसके 9 साल हो चुके हैं। सर ट्रांसफरेबल होते हैं डिबेंचर? बिल्कुल होते हैं यार, ये तो मैंने डे 1 पे बताया था आपको। शेयर्स ओके डिबेंचर यही तो फायदा है, नहीं तो फिर तो लोन ही हो गया अगर ट्रांसफरेबल नहीं होगा तो। यस सर। ठीक है ना, वो भी लिस्टेड होते हैं बेटा, जैसे शेयर्स ट्रांसफरेबल है ऐसे डिबेंचर्स भी ट्रांसफरेबल है। ठीक है, तो अगर ओके सर। या एक और भी हो सकता है मैंने डायरेक्टली भी कंपनी से खरीदी, लेकिन मेरी इंटेंशन है कि मैं 1 साल के अंदर इसको निकाल दूंगा। ओके सर। देन ऑल्सो आई शो इट इन करंट इन्वेस्टमेंट। ठीक है, हाँ वृंदा। सर एक बार इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी वापस समझा दीजिए। बेटा अगर मान ले मेरा फर्नीचर का बिजनेस है, तो बिजनेस करने के लिए मुझे कुछ बिल्डिंग चाहिए होगी। ठीक है, तो उसमें भी दो तरह से हो सकता है मुझे ऑफिस के लिए चाहिए, हो सकता है मुझे फैक्ट्री वगैरह के लिए चाहिए। तो ऑफिस फैक्ट्री इन सब के लिए जो बिल्डिंग खरीद रहा हूँ, वो तो मेरा कहाँ चला जाएगा, ऊपर जो दूसरी हेडिंग थी उसमें, विच वॉज फिक्स्ड एसेट। मैं ऊपर दिखाता हूँ, यहाँ तो लिखा नहीं है, ये देखो। ये जो ऊपर वाली हेडिंग थी नॉन करंट एसेट में, जो प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट एंड इंटेंजिबल एसेट था, इसके अंदर आ जाएगा। इसके अंदर जो प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट हमने बोला अभी, इसको शॉर्ट में कहते हैं पीपीई। पीपीई, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो इसके अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर मैंने कोई बिल्डिंग खरीदी जो अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ मेरे पास पैसे पड़े थे 50 लाख रुपए, मैंने कहा चल यार ये बिल्डिंग खरीद लेता हूँ, ये सस्ती मिल रही है अभी, और मेरे पास पैसे स्पेयर पड़े हैं। तो अब अगर मैंने ऐसे पैसे लगा दिए, पैसे इन्वेस्ट कर दिए, तो वो कहाँ आएगा, इन्वेस्टमेंट इन प्रॉपर्टी। तो प्रॉपर्टी है क्या, वही बिल्डिंग ही है, लेकिन वो मैं अपने बिजनेस में यूज नहीं कर रहा हूँ। क्लियर हो गया सबको?
चल सकता हूं आगे? हाँ जी, अब बात करते हैं ट्रेड इन्वेस्टमेंट की, जो ये सिर्फ मैंने कहा लिखी हुई है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में। ये अब ये क्या है? देखो भाई, रिलायंस कंपनी